नमस्कार। आज हम क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन हैं और वो कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे आसियान यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंपूचिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह क्षेत्र विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा पश्चिमी एशिया के समान ही महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस क्षेत्र में तीन आधारभूत परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। पहला, यूरोपीय प्रभुत्व का क्रम से अवसान होना, दूसरा यहाँ के देशों का स्वतंत्र होना और तीसरा चीन के प्रभाव की इस क्षेत्र में वृद्धि होना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशिया का कई कारणों से बड़ा महत्व है। पहला, यह क्षेत्र सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है और एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक प्राकृतिक पुल का सा कार्य करता है। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। चावल, टिन, रबड़ और पेट्रोल यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और हिंद चीन में अन्न का विशाल उपजाऊ क्षेत्र है जिसे एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। मलाया में इतना अधिक टिन और रबड़ है कि वह अकेले संसार की आपूर्ति कर सकता है। इंडोनेशिया, सारवाक और उत्तरी ब्रुनेई में तेल के विशाल भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस क्षेत्र की विशिष्टता का कारण यह प्रभुता पाने के लिए साम्यवादी चीन का प्रबल प्रयास तथा इसे रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों के प्रयत्न है। यहाँ के सभी देशों में चीनियों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है और चीन इनके माध्यम से सभी देशों में अपना मनचाहा साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया से अपनी सैनिक छावनियाँ और अड्डे हटाने की घोषणा से इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। अमेरिका और चीन ब्रिटेन का स्थान लेने का प्रयत्न करने लगा, किंतु उसकी विस्तारवादी नीति से दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्र सशंकित व चिंतित होने लगे। इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए दो सुझाव दिए गए। पहला, दक्षिणी पूर्वी एशिया को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए और चीन सहित सभी देश इसकी तटस्थता को बनाए रखने की गारंटी दें, और दूसरा, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ के सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना आर्थिक संगठन इतना सुदृढ़ बनाएं कि कोई भी आक्रमणकारी यहाँ किसी भी देश को हानि नहीं पहुँचा सके। अब देखेंगे आसियान का निर्माण। आसियान या एशियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अमूमन कई बार छोटे क्वेश्चनों के अंतर्गत इसका पूरा नाम या इसकी सदस्य संख्या पूछी जाती है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की। बाद में 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना। प्रारंभ में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार को प्रेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। 1995 में वियतनाम को तथा 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही आसियान की सदस्य संख्या अब 10 हो गई। आसियान के मौजूदा 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार व कंबोडिया सम्मिलित है। आसियान देशों ने भारत को अपना आंशिक सहयोगी बना लिया है। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है और देश के चुनाव का आधार आकार क्रम सचिवालय के ब्यूरो निदेशक तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है।
आसियान के शिखर सम्मेलन सार्क की भांति अधिक नहीं हुए। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। 1987 में मनीला में संपन्न तीसरे शिखर सम्मेलन में तय किया गया कि प्रति 5 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 1942 में सिंगापुर में चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में तय किया गया कि 3 वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2000 में यह निर्णय लिया गया कि आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित किया जाए और दिसंबर 2008 में आसियान चार्टर अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत वर्ष में 2 बार आसियान शिखर बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया। अब देखेंगे आसियान का स्वरूप व उद्देश्य। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं। इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है, तथापि उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करने की साझी समझ भी है। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि की समान चुनौतियां हैं, जिन्होंने इन्हें एक क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया है। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। मोटे तौर पर इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है। इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। इसका स्वरूप कदापि सैनिक नहीं है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर व अनिवार्य शर्त से बंधे हुए नहीं है। यह किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित, प्रवर्तित व संबद्ध नहीं है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत हो। अब देखेंगे आसियान के कार्य एवं भूमिका। आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ये आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके सदस्य देश अपनी व्यक्तिगत कार्य प्रणालियों को क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाएं भी बनाई हैं, जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, दवाओं के निर्माण पर नियंत्रण, शैक्षिक, खेल, सामाजिक कल्याण व राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली को महत्व देना। 1969 में संचार व्यवस्था व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत आसियान के सदस्य देश रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे के कार्यक्रमों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियान्टा स्थापित किया है, जो बिना वीज़ा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा व 1972 में फंसे जहाज़ों की सहायता पहुंचाने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार, क्षेत्रीय साझा बाजार स्थापित करने के लिए भी आसियान के देश प्रयत्नशील हैं। आसियान देशों में आपसी निर्यात व आयात उनके सीमित बाजार का विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। इसके अतिरिक्त आसियान वाणिज्य व उद्योग संघों के महासंघ के एजेंडा पर मुख्य निर्यातों में आसियान देशों के संयुक्त बाजार व व्यापार का लक्ष्य रखा जा सका। 1976 के बाली शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दिए गए। पहला, बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार की महत्ता देंगे। दूसरा, अधिशेष खाद्य व ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र इन क्षेत्रों के अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद देंगे। और तीसरा, आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का सहयोग करें। 1992 में चौथे शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आसियान ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच कोई भेदभाव न रहे। आसियान देशों के नेताओं ने अपना एक अलग मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा। सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया को शांति क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया।
इससे पूर्व एशिया को सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए करों में कमी करने के बारे में एक समझौता हुआ। इस समझौते को सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के वित्त मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया था। आसियान संगठन के देशों में उन 15 उत्पादों की सूची भी तैयार कर ली है जिनमें मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत समान तटकर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, जैसे तेल, सीमेंट, रसायन उर्वरक, प्लास्टिक, लुगदी और रबड़ का सामान आदि। पूंजी बाजार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देश पूंजी और विशेष संसाधनों की स्थापना और आवाजाही को प्रोत्साहित करेंगे। आसियान ने कृषि उत्पादन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी संयुक्त प्रयास करने का निर्माण किया है। दिसंबर 1995 में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन थाईलैंड में शिखर नेताओं ने वर्ष 2003 तक आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किया था। आसियान के शिखर सम्मेलन का अन्य महत्वपूर्ण निर्णय बौद्धिक संपदा से संबंधित समझौता है। इसके अंतर्गत समूह के सदस्य देशों को विश्वास है कि वे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल होंगे और साथ ही तकनीकी के हस्तांतरण पर भी जोर दे सकेंगे। एक अन्य समझौता नाभ के शस्त्रों को रखने, उनका उत्पादन करने अथवा इन्हें प्राप्त करने को प्रतिबंधित करने के सिलसिले में भी संभव हुआ। आसियान का छठा शिखर सम्मेलन 15-16 दिसंबर 1998 को होनई, वियतनाम में संपन्न हुआ। 2 दिन चले इस शिखर सम्मेलन में दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र को पूर्व निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्रभावी करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए और विजन 2020 की दिशा में पहले व्यापारिक कदम के रूप में 1999-2004 की अवधि के लिए स्वीकृत होनई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापार उदारीकरण व वित्तीय सहयोग वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए। नवंबर 1999 में संपन्न आसियान नेताओं के सम्मेलन में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि आसियान देशों को एक समूह के रूप में वित्तीय व आर्थिक सहयोग के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। जुलाई 2000 में आसियान का 33वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन बैंकॉक में संपन्न हुआ। बैठक का मुख्य मुद्दा था विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हितों की रक्षा कैसे की जाए और IMF तथा विश्व बैंक की नाराजगी के भय से इस प्रश्न पर खुलकर चर्चा नहीं हुई। नवंबर 2001 में बांदरशेरी बेगवान, ब्रुनेई में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के साथ आसियान की नियमित शिखर बैठक करने का निर्णय लिया। इस सदस्यीय आसियान ने अभी तक 3 गैर आसियान सदस्यों चीन, दक्षिणी कोरिया तथा जापान के साथ ही नियमित शिखर बैठक करता रहा है। भारत अभी तक आसियान का वार्ता भागीदार होने के साथ साथ आसियान रीजनल फोरम का सदस्य रहा है। शिखर सम्मेलन में किए गए निर्णय के अंतर्गत भारत व आसियान की शिखर बैठक आसियान +1 के प्रारूप पर होगी। कॉनकॉर्ड समझौता। सेकंड, इन देशों के आसियान समूह ने वर्ष 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की राह आसान करने के लिए 7 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान संधि सेकंड पर वे हस्ताक्षर क्षेत्रीय समूह की शिखर बैठक में संपादित हुए। आसियान कॉनकॉर्ड नाम की संधि में नेताओं ने आसियान समुदाय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का ऐलान किया और समुदाय में एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय और एक आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय की संकल्पना है। संधि पर हस्ताक्षर के बाद इंडोनेशिया की राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णपुत्री ने कहा कि हम एक ऐतिहासिक घटना के चश्मदीद बन गए हैं। यह संधि अगली पीढ़ी और उससे भी आगे की पीढ़ियों के लिए शांति, स्थायित्व और समृद्धि की संभावनाएं बनाएगी। साझा घोषणा पत्र। भारत और 10 देशों के संगठन आसियान ने 8 अक्टूबर को आपसी व्यापार बढ़ाने, अगले 10 वर्षों में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग के बारे में एक साझा घोषणा पत्र जारी किया। साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद से निपटने का जिक्र करते हुए कहा गया कि हाल के कुछ वर्षों में इन दोनों पक्षों के लिए एक जैसी समस्या बन गई है। भारत की तरह कई एशियाई क्षेत्र आतंकवाद की चोट पे आ गए हैं। आसियान इस सिलसिले में दूसरे देशों के साथ भी साझा घोषणा पत्र जारी कर चुका है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। 12-14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर में आयोजित सम्मेलन में यूरोपीय संघ की ताज़ा तर्ज पर साझा बाजार, एकल मुद्रा और एकल एशिया का विचार उभर कर आया। आसियान सदस्य देश वर्ष 2020 तक पूर्ण रूपेण आर्थिक समुदाय बनाने के लिए आसियान एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो व्यवस्था बनाने पर भी विचार कर रहा है।
सेबू सम्मेलन में संपन्न 12वें शिखर सम्मेलन में इन देशों ने 2015 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और फिलीपींस की राष्ट्रपति ग्लोरिया आयोगो की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध एक समझौते के साथ साथ आसियान का पहला चार्टर बनाने के संकल्प पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। 22 और 23वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई 24-25 अप्रैल 2013 एवं 9-10 अक्टूबर 2013। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में संपन्न हुआ। हमारा लोग हमारा भविष्य साथ साथ के नारे के साथ संपन्न हुए 23वें शिखर सम्मेलन में 2015 तक आसियान समुदाय के गठन की प्रगति की समीक्षा की गई। 24वां शिखर सम्मेलन 11 मई 2014 म्यांमार निपेडा में पहली बार 11 मई 2014 को शुरू हुए। 24वें शिखर सम्मेलन में असमानता को पाटने, क्षेत्रीय विवादों पर काबू पाने और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संघ आसियान को उसके निर्धारित समय सीमा की ओर अग्रसर कराने पर जोर रहा। 26वां व 27वां आसियान शिखर सम्मेलन 26-28 अप्रैल 2015 और 18-22 नवंबर 2015 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर लाकागमी में हुआ। आसियान नेताओं ने एक यूरोपियन यूनियन की तरह का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आसियान आर्थिक समुदाय स्थापित करने की घोषणा की। आर्थिक समुदाय एक एकल बाजार के गठन पर विचार कर रहा है जिसमें आसियान देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी और कुशल श्रमिकों का मुक्त प्रवाह होगा और दक्षिणी पूर्वी एशिया की विभिन्न आर्थिक समस्याओं और अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय कर सकेगा। लास्ट में हम देखेंगे आसियान की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय विद्वानों का मत है कि मोटे तौर पर आसियान का कार्य व भूमिका मंद व निराशाजनक रही है। आसियान की तुलना यूरोपियन साझा बाजार से करते हुए उनका विचार है कि यह संगठन सदस्य राष्ट्रों में एक आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया है। आर्थिक सहयोग में आसियान की गति मंद होने का कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यक पूंजी व क्रय शक्ति का कम होना है। सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव के कारण उनके बीच कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उठे। यह भी आरोप लगाया जाता है कि आसियान देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा है। यह सही है कि इंडोनेशिया के अतिरिक्त आसियान के अन्य सदस्य राष्ट्र सुरक्षात्मक समझौते से जुड़े हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि हिंद चीन पर भी पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया। इन सब आलोचनाओं के बावजूद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। आसियान की सदस्यता के द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हुए हैं जो इसके उद्देश्य, सिद्धांत तथा प्रयोजनों में विश्वास रखते हैं। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की जनता उसको एक ऐसी मिशनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता से जोड़ती है। आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण चरण है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान व दक्षिणी कोरिया पूर्वी पंख है। आसियान रूपी जंबो जेट के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू।